हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 6 लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 वीडियो और दूंगा इसी सब्जेक्ट की। आज भी 1 से 2 वीडियो मिलेगी और कल भी 1 से 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण इसे कहते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन यौगिकीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी की वायुमंडल की नाइट्रोजन अमोनिया या जीवों के लिए लाभदायक अन्य जीवाणुओं में परिवर्तित की जाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस यौगिकीकरण प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी की वायुमंडल को जो नाइट्रोजन होती है उसे अमोनियम या और जीवों के लिए लाभदायक अन्य जीवाणुओं में परिवर्तित की जाती है। या कह सकते हैं कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन की यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। वायु की स्वतंत्र नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीव के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को ही जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अब इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस जो नाइट्रोजन को स्थिर करे वह सूक्ष्म जीव है। दोस्तों एक जैविक नियंत्रण, जैसे जैविक नियंत्रण आप लोगों ने पढ़ा था कि जैविक नियंत्रण कुछ जीव के द्वारा होता है, उसी तरह जो जैविक स्थिरीकरण होता है वह भी किसी जीव के द्वारा होता है, इसीलिए इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। वायु की स्वतंत्र नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन की यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया को ही जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जैविक नियंत्रण समझ गए होंगे। आगे देखेंगे बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैक्टीरिया क्या होता है? तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के लक्षण क्या है, बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, मतलब इसका आवास कहाँ पे है, और देखेंगे बैक्टीरिया की संरचना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया सूक्ष्म एक कोशिकी दृढ़ भित्ति वाला पड़हरित रहित असीम केंद्रकी जीव होता है। जो बैक्टीरिया होता है वह एक कोशिकीय होता है, इसमें दृढ़ भित्ति पाया जाता है और इसमें पड़हरित नहीं पाया जाता है। यह असीम केंद्रकी वाला जीव होता है जिसमें केंद्रकी पदार्थ केंद्रकी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। बैक्टीरिया में जो केंद्रकी पदार्थ होता है वह केंद्रकी झिल्ली द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है। इनमें अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा होता है। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? द्विविभाजन के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन बहुत कम होता है। तो यह था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय दृढ़ भित्ति वाला, या कह सकते हैं बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, वह दृढ़ भित्ति वाला होता है, इसमें पड़हरित नहीं पाया जाता है, असीम केंद्रकी वाला जीव होता है, जिसमें केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा ढका हुआ नहीं होता है या घिरा हुआ नहीं होता, उसी को बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया का जैसा आप लोग समझ गए होंगे कि जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकी दृढ़ भित्ति वाले पड़हरित रहित असीम केंद्र की जीव होते हैं, जिनमें केंद्र की पदार्थ केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, अभी बाद में आप लोगों को याद न करना रहे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2 बार 3 बार एक ही चीज को बताते हैं, तो मैं इसीलिए 2 बार 3 बार बताता हूं कि आप लोगों को यहीं पर क्लियर हो जाए। तो बैक्टीरिया आप लोग समझ गए होंगे। अब बैक्टीरिया का मतलब दोस्तों कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया का मतलब एक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें एक क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है, जिसमें पड़हरित नहीं पाया जाता है, जिसमें दोस्तों दृढ़ भित्ति पाया जाता है, तो उसी को कहते हैं बैक्टीरिया। तो चलिए इसके लक्षण देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो लक्षण देख लेते हैं। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। बैक्टीरिया में हरित लवक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में हरित लवक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया का आकार 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। बैक्टीरिया का आकार कितना होता है? 2 से 10 माइक्रोन तक, मतलब हम इसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट, ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया पृथ्वी पर सभी जगह पर विद्यमान होते हैं। दोस्तों एक नंबर में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर सभी जगह पर विद्यमान होते हैं। बैक्टीरिया पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, बर्फ में भी
बैक्टीरिया पाया जाता है, जबकि बर्फ का दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है फिर भी। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सभी जगह पे विद्यमान होता है। अगला पॉइंट है बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया में क्या होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बैक्टीरिया के लक्षण समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये पूछ सकता है कि बैक्टीरिया की संरचना बताइए। तो मैं आप लोगों को पॉइंट में बता दूंगा जिससे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जाम में आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया की संरचना हम पॉइंट में आप लोग को बताएंगे। सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होती है इसमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसा कि लक्षण में भी आप लोगों ने देखा। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकांग नहीं पाया जाता है। प्राथमिक प्रकार का केंद्रक न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। बैक्टीरिया में प्राथमिक प्रकार का एक केंद्रक होता है न्यूक्लियोसाइड, वह पाया जाता है। अगला है रोम और कशाविका पोषण प्रजनन में सहायक होते हैं। रोम और कशाविका पोषण प्रजनन में सहायक होते हैं। तो ये था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लक्षण और बैक्टीरिया की संरचना। तो बैक्टीरिया क्या होता है एक बार फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार सुने रहेंगे तो आप लोग याद रहेगा। बैक्टीरिया या जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकी दृढ़ भित्ति वाला पर्णहरित रहित असीम केंद्रकी जीव होते हैं, जिनमें केंद्रकी पदार्थ केंद्रकी झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विविभाजन के द्वारा होता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है बैक्टीरिया की परिभाषा में। आगे चलते हैं, देखते हैं केमो ऑटोट्रॉफी, फोटो ऑटोट्रॉफी, स्वपोषित और परपोषित। तो स्वपोषित क्या होता है, ऐसे जीव जो इलेक्ट्रॉन दाताओं की ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे केमो ऑटोट्रॉफी कहते हैं। ऐसे जीव जो इलेक्ट्रॉन दाताओं के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, केमो ऑटोट्रॉफी कहते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय दीजिए। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय देना है, इसमें इसकी परिभाषा बताएंगे और इसकी खोज कैसी हुई इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा। तो जो माइक्रोबायोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। माइक्रोस प्लस बायोस प्लस लॉगस, जहां पर दोस्तों माइक्रोस का अर्थ होता है बहुत छोटा, बायो का मतलब होता है जीव और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है बहुत छोटी जीव का अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बहुत छोटे जीव का अध्ययन। तो कौन सा 3 शब्द, माइक्रोस प्लस बायोस प्लस लॉगस। तो इसका आशय भी मैंने बता दिया कि जिसका आशय होता है बहुत छोटे जीव का अध्ययन। जो सूक्ष्म जीव होता है माइक्रोबायोलॉजी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह एक डच व्यापारी था, यह एक कपड़े का व्यापारी था। एक बार ये लेंस बना रहे थे तो इनके दांत में कुछ खुरचन आके अटक गया था। तो जब उन्होंने देखा तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की इसी प्रकार से। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, किसको, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। यदि पूछा नामकरण किसने किया था बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का नामकरण एहरेनबर्ग ने किया था। अब चलिए बैक्टीरिया की हम लोग माइक्रोबायोलॉजी देख रहे हैं और मैं बैक्टीरिया में पहुंच गया था। तो उसको आप लोग याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का जो नामकरण था उसको एहरेनबर्ग ने किया था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोबायोलॉजी की खोज की है और मैं गलती से बैक्टीरिया में घुस गया था। तो परिभाषा देखेंगे अब किसकी, माइक्रोबायोलॉजी की। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें उन सभी जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, आर्किया, शैवाल,
ये सब दोस्तों क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन सभी जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो उसी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के स्वरूप, संरचना, कार्यकी, जनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान समझ गए होंगे। आगे देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। बहुत ही एक लाइन में लिखा हूँ, मतलब यही परिभाषा मैं आप लोगों को 4 लाइन में देता, लेकिन मैं उसको बहुत छोटा कर दिया हूँ कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। एक लाइन में 1 नंबर में याद हो गया। वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन गैस है, उसी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन एक बार बहुत बार से एग्जाम पूछ दिया जाता है। तो बाइनरी विखंडन क्या होता है, जब दोस्तों कोई कोशिका होती है, उस कोशिका को 2 भागों में विभाजित करके उन दो कोशिका से 2 नई कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसी कोशिका को, तो इसी प्रक्रिया को बाइनरी विखंडन कहते हैं। तो किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करना ही बाइनरी विखंडन कहलाता है। तो बाइनरी विखंडन भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। शैवाल, एल्गी क्या होता है। तो शैवाल जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था क्या बैक्टीरिया, वो उसी तरह होता है, बस थोड़ा सा उससे अलग होता है। शैवाल पर्णहरिम युक्त होता है और वो पर्णहरिम रहित था, मतलब उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता था, शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है। तो शैवाल पर्णहरित रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स है, जिसके शरीर में वास्तविक जड़ें तथा पत्तियां आदि नहीं पाई जाती हैं। शैवाल के शरीर में वास्तविक जड़ और पत्ती नहीं पाई जाती है। इनमें सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधे से लेकर विशालकाय बहुकोशिकीय पौधे पाए जाते हैं। शैवाल में सूक्ष्म एक कोशिकीय पौधे से लेकर विशाल बहुकोशिकीय पौधे भी पाए जाते हैं। शैवाल में लिंगी प्रजनन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता है। तो यह था दोस्तों एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी देखेंगे। नील हरित शैवाल क्या होता है। तो नील हरित शैवाल एक प्रकार का जीवाणु है। नील हरित शैवाल क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नील हरित शैवाल एक प्रकार का जीवाणु है जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों जो नील हरित शैवाल होता है, विश्व के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास करते हैं। ब्लू ग्रीन उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। आगे देखेंगे इसका लक्षण। तो इन शैवालों की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक होता है। जो कोशिका होती है दोस्तों, जो ये शैवाल होती हैं, इन कोशिकाओं में कोशिका में केंद्रक बहुत कम विकसित होता है। इनकी कोशिकाओं का रंग नीला हरा होता है, जो विशेष रूप से फाइकोसाइनिन नाम के द्रव्य के कारण होता है। कौन सा द्रव्य, फाइकोसाइनिन नाम के द्रव्य के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी का रंग नीला होता है, नीला हरा होता है। आगे ये पौधे एक कोशिकी या तंतुमय होते हैं। यह पौधे दोस्तों जो होते हैं, ये कोशिकी या तंतुमय होते हैं। इनमें कैरोटीन भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो पौधे होते हैं ब्लू ग्रीन की, इनमें कैरोटीन भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नील हरित काई, जो नील हरित शैवाल होता है, इसके उपयोग से हमें क्या लाभ है, तो उसको देखना है। तो नील हरित काई एक जैविक खाद है जिसे धान उत्पादक किसान अपने स्तर पर आसानी से तैयार कर सकता है। अगला पॉइंट, नील हरित काई सामान्य रूप से धान के फसल को करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगला पॉइंट है, यह कई उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन में अपने अवशेषों के द्वारा करीब 800 से 1200 किलोग्राम तक सेंद्रीय खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, जिसकी वजह से उसे खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ क्षमता कायम रहती है। अगला पॉइंट है, नील हरित काई के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिससे बीजों का अंकुरण और फसलों में समान रूप से वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, लगातार 3-4 वर्षों तक यदि धान के उसी खेत में नील हरित काई का उपयोग किया जाए तो आने वाले कई सीजन तक पुनः उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस काई के उपयोग का लाभ आगामी उनहारी फसल पर भी देखा गया है। अगला पॉइंट है,
जैविक खाद के रूप में नील हरित काई के उपयोग के फलस्वरूप अतिरिक्त उपज मिलने से करीब 400 से 500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। तो यह था ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या उपयोग है, क्या लाभ है। आगे चलते हैं, देखेंगे प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवाणु क्या होता है, सॉरी प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। प्लाज्मिड जो होता है वह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। अगला पॉइंट है कि इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। प्लाज्मिड में स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह प्राय सभी जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है सभी जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। इसका प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड। तो इन्हें कार्य के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। पहला एफ फैक्टर, दूसरा आर फैक्टर, तीसरा कोल फैक्टर। तो एफ फैक्टर क्या होता है? जो दोस्तों एफ फैक्टर रहता है यह लैंगिक जनन में सहायता करता है। यह लैंगिक जनन में सहायता करता है और यह देखा जाता है दोस्तों, जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर पाया जाता है उसे दाता कहते हैं, मतलब एफ पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता उससे एफ नेगेटिव ग्राही कहते हैं। अगला पॉइंट आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या होता है? आर का मतलब दोस्तों होता है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। तो आर फैक्टर को प्रतिरोधी फैक्टर भी कहते हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है या उत्पन्न करता है। अगला है कोल फैक्टर। कोल फैक्टर क्या होता है? ये उन जीवाणुओं में मिलता है जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। कोल फैक्टर उन बैक्टीरिया में पाया जाता है जिनमें एंटीबॉडी बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो यह था दोस्तों प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। इसमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह प्राय सभी जीवाणुओं की कोशिका में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कोल फैक्टर। एफ फैक्टर में लैंगिक जनन में सहायता करता है। यदि जीवाणु में एफ फैक्टर पाया जाएगा तो उन्हें पॉजिटिव कहेंगे, यदि नहीं पाया जाएगा तो उसे निगेटिव कहेंगे। आर फैक्टर में क्या होता है? प्रतिरोधी। आर फैक्टर को प्रतिरोधी फैक्टर कहते हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा होता है कोल फैक्टर। कोल फैक्टर क्या होता है? ये उन जीवाणुओं में मिलता है जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं हमने आज इस वीडियो में जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।